इसरो ने पीएसएलवी C56 रॉकेट से सिंगापुर के DSSAR समेत 7 उपग्रहों का सफलतापूर्वक किया प्रक्षेपण। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने सिंगापुर सरकार को दी बधाई। प्रधानमंत्री आज आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ विचार करेंगे साझा। दूरदर्शन और आकाशवाणी के समूचे नेटवर्क पर होगा सीधा प्रसारण। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज इंदौर का करेंगे दौरा। बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के साथ ही अन्य कार्यक्रमों में लेंगे भाग। श्रीनगर पुलिस ने बटमालू इलाके से एक आतंकी को किया गिरफ्तार। आतंकी के पास से हथियार और गोला बारूद के साथ आपत्तिजनक सामग्री बरामद। मामले की जांच जारी। यूरोपीय संघ और फ्रांस ने नाइजर में तख्तापलट के बाद वित्तीय सहायता की निलंबित। अमेरिकी विदेश मंत्री ने की राष्ट्रपति बाज़ोम की तत्काल रिहाई की मांग। इकोवास अबुजा में करेगा आपातकालीन बैठक। ब्रिजटाउन के कैसिंगटन ओवल में वेस्टइंडीज ने भारत को 6 विकेट से हराया। 3 मैचों की वनडे सीरीज 1-1 से किए बराबर। नमस्कार, समाचारों में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबरों के साथ। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने सिंगापुर के DSSAR उपग्रह समेत 7 उपग्रहों को आज तड़के पीएसएलवी C56 रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष में भेज दिया है। ये प्रक्षेपण सुबह 6:30 बजे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से किया गया। अन्य छोटे उपग्रहों में वेलॉक्स AM, आर्किड, स्कूप 2, नूलियन, गैलेसिया 2 और ORB-12 स्ट्राइडर शामिल हैं। पीएसएलवी C56 न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का मिशन है, जो इसरो की वाणिज्यिक शाखा है। प्राथमिक पेलोड DSSAR 360 किलोग्राम वजन का उपग्रह है। ये प्रक्षेपण भारत के अंतरिक्ष अन्वेषण प्रयासों और DSR उपग्रह की तैनाती के साथ रिमोट सेंसिंग क्षमताओं की उन्नति में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। DSSAR उपग्रह सिंगापुर सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले DSTA और ST इंजीनियरिंग के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास है। इसे सिंगापुर सरकार के भीतर विभिन्न एजेंसियों की उपग्रह इमेजरी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। इसके अतिरिक्त ST इंजीनियरिंग अपने वाणिज्यिक ग्राहकों को उन्नत मल्टी मॉडल और अत्यधिक प्रतिक्रियाशील इमेजरी और भूस्थानिक सेवाएं प्रदान करने के लिए DSSAR उपग्रह का उपयोग करेगी। इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ ने कहा कि मिशन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। पीएसएलवी C56 सहित बाकी के सहयात्री उपग्रहों को उनकी कक्षाओं में सटीक रूप से प्रक्षेपित कर दिया गया है। उन्होंने इस अभियान में सहयोग और मदद के लिए सिंगापुर सरकार समेत अन्य एजेंसियों को धन्यवाद दिया। PSLV C56 carrying 7 satellites, including the primary satellite DSR and 6 co-passengers, have been successfully placed in the right orbit. This is a mission of the PSLV for NSIL, and I want to congratulate the customers sponsored by Government of Singapore for having this mission on board PSLV and their continued faith in our PSLV for deploying the spacecrafts from Singapore. Congratulations once again to NSIL and Singapore satellite who have been on board around this mission, and a very perfect orbit that this time that we have got. केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसरो के नए प्रक्षेपण पर ट्वीट कर कहा कि चंद्रयान 3 मिशन के बीच इसरो ने पीएसएलवी C56 DSR के सफल प्रक्षेपण के साथ एक और उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार समर्थन से इसरो की टीम एक के बाद एक सफलताएं दर्ज कर रही है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 103वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। श्रीनगर पुलिस ने कल बटमालू इलाके से प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन अल-भद्र से जुड़े एक हाइब्रिड आतंकवादी को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से एक पिस्तौल, 20 जिंदा राउंड और 2 मैगजीन सहित हथियार और गोला बारूद के साथ आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई। मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज मध्य प्रदेश का दौरा करेंगे। अपने दौरे में अमित शाह इंदौर में बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के साथ ही अन्य कार्यक्रमों में भाग लेंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दोपहर में इंदौर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। उसके बाद बूथ कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। फिर भगवान परशुराम की जन्मस्थली जानापाव के लिए रवाना होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री वहां दर्शन एवं पूजन के उपरांत शाम में इंदौर एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। अमित शाह का होटल मैरियट में पदाधिकारियों की बैठक को संबोधित करने का भी प्रोग्राम है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारतीय फुटवेयर व चमड़ा उद्योग न केवल विदेशी मुद्रा का एक प्रमुख अर्जक है, बल्कि श्रम प्रधान क्षेत्र होने के कारण ये लगभग 4.5 मिलियन लोगों को रोजगार देता है, जिनमें 40% महिलाएं भी शामिल हैं। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने कल नई दिल्ली में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फुटवेयर मेला 2023 IIFF को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत में विश्व का सबसे बड़ा और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला फुटवेयर निर्माता बनने की क्षमता निहित है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत विश्व में चमड़े से बने परिधानों का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक, जीन बनाने के सामान और घोड़ों के साजो सामान का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातकर्ता तथा चमड़े उत्पादों का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक है। उन्होंने इस तथ्य का उल्लेख किया कि इस क्षेत्र की उत्पादन वाली 95% से अधिक इकाइयां वर्तमान में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय इकाइयां हैं। पीयूष गोयल ने कहा कि भारतीय फुटवेयर को दुनिया भर में अलग अलग पहचान दिलाने और विदेशी आकार माप के प्रचलन पर निर्भरता कम करने के लिए देशी आकार व माप के फुटवेयर बाजार में उतारे जाएंगे। केंद्रीय मंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व का भी जिक्र किया, जो भारत मंडपम अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र परिसर जैसे भव्य बुनियादी ढांचे का निर्माण जैसी पहल करने में अग्रणी है। उन्होंने बताया कि सितंबर 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत मंडपम में होगी। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के पोलादपुर तालुका में कशेरी घाट के पास एक चलते तेल टैंकर में आग लग गई। इस हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। आग पर काबू पा लिया गया है और राजमार्ग पर यातायात खोल दिया गया है। तो महाराष्ट्र के रायगढ़ में ये भीषण हादसा। और तमिलनाडु के कुडालोर जिले में वेप्पूर के पास शनिवार को एक कार के सड़क किनारे खाई में गिरने से 4 लोगों की मृत्यु हो गई। हादसा त्रिची चेन्नई राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुआ। जानकारी के मुताबिक कार नियंत्रण खो बैठी और चेपकम फ्लाईओवर के आगे वेप्पूर के पास सड़क किनारे खाई में गिर गई। मृतक थेनी जिले के अंतिपट्टी इलाके के रहने वाले थे। पीड़ितों को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। वेप्पूर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। और जयपुर और भरतपुर संभाग के जिलों में आज भी मानसून सक्रिय रहने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने शेष भागों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है। आज और कल राज्य में भारी बारिश की गतिविधियों में कमी होने तथा कुछ भागों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। 1 अगस्त से पुनः एक नए
संचारण तंत्र बनने से उत्तर पूर्वी राजस्थान के भरतपुर, जयपुर संभाग के जिलों में भारी बारिश की गतिविधियां दर्ज होने की प्रबल संभावना है। साथ ही 2 अगस्त को भरतपुर, जयपुर संभाग में कहीं कहीं अति भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। और बद्रीनाथ हाईवे पर पहाड़ी का मलबा गिरने के बाद रास्ता बंद हो गया है। चमोली पुलिस ने बताया कि बाबा आश्रम कर्णप्रयाग से आगे पहाड़ी से पत्थर गिरने के बाद बद्रीनाथ हाईवे ब्लॉक है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। होंगे बच्चे स्वस्थ भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। सुनती हो, पप्पू मिला था। पप्पू कह रहा था कि जब तक हमारी बिटिया 2 साल की नहीं हो जाती तब तक हम दूसरे बच्चे की प्लानिंग ही नहीं करेंगे। क्यों भाई? क्योंकि 80% मानसिक विकास तो उसका उसी समय होता है, दूसरा भी अभी हो गया तो दोनों पे ध्यान कौन देगा? समझ गए चाचा जी। बच्चों में अंतर उनके विकास और माँ की सेहत के लिए जरूरी है। तब तक कंडोम का इस्तेमाल हर बार। बच्चों में अंतर बनाए उनकी लाइफ बेहतर। ब्रेक के बाद स्वागत है। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि स्टोर में बहुत कम कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध होती हैं, ताकि गरीब लोग उन्हें आसानी से खरीद सके। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य ये है कि किसी को भी पैसे की कमी के कारण आवश्यक दवाओं के लिए मोहताज नहीं होना पड़े। केरल के कई जिले में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र काफी लोकप्रिय होता जा रहा है। केरल के मलप्पुरम जिले के अंगदीपुरम के रहने वाले प्रदेश कुमार ने जब जन औषधि केंद्र की दुकान की शुरुआत की तब उन्हें भरोसा नहीं था कि उनका ये व्यवसाय सफल होगा, लेकिन पेरिंथल मन्ना में उनका जन औषधि केंद्र आज देश के सर्वश्रेष्ठ जन औषधि मेडिकल स्टोर के रूप में जाना जाता है। केरल में जन औषधि स्टोर दिन प्रतिदिन काफी लोकप्रिय होता जा रहा है। अब केरल मलप्पुरम जिले में ही 100 से ज्यादा जन औषधि स्टोर खुल चुके हैं। यहाँ 4 साल पहले बहुत कम जन औषधि के आउटलेट थे। जन औषधि योजना गरीबों के लिए बहुत अच्छी है। हमें प्रधानमंत्री का ये विचार याद होगा कि किसी को भी आवश्यक दवाओं की कमी के कारण परेशानी नहीं होनी चाहिए। जन औषधि योजना के तहत सस्ती कीमत पर गुणवत्तापूर्ण दवाइयाँ सुनिश्चित की जाती हैं। कोविड के दौरान जन औषधि योजना आउटलेट बहुत लोकप्रिय हुए थे। प्रत्येक जन औषधि स्टोर उन गरीब मरीजों की मदद के लिए हाथ बढ़ाता है जो महंगी दवाएं खरीदने में सक्षम नहीं होते। आज के समय में अधिकांश लोगों के लिए दवा जरूरी हो गई है, क्योंकि बीमारियां आम बात हो गई हैं। ऐसी स्थिति में हमें जन औषधि आउटलेट एक वरदान साबित हो रहा है। ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल के मरीजों को 1 महीने के लिए जन औषधि केंद्र से दवा खरीदने पर 600 रुपए से भी कम में पड़ता है, लेकिन वहीं किसी अन्य मेडिकल की दुकान से खरीदते हैं तो उन्हें कहीं ज्यादा भुगतान करना पड़ता है। केंद्र सरकार ने गरीबों के लिए सस्ती कीमतों और गुणवत्ता वाली जेनरिक दवाओं की शुरुआत की है, जो आज देश भर में काफी लोकप्रिय हो रहा है और इसकी मांग भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। मलप्पुरम से सुदेश रप्पा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। हर तस्वीर अपनी दास्तां खुद बयान करती है, लेकिन अगर इसमें लाइट एंड शेड के इफेक्ट्स जोड़ दिए जाएं तो उसके मायने ही बदल जाते हैं। लाइट एंड शेड के इसी खेल को अपनी तस्वीरों में बखूबी दर्शाते फोटोग्राफर अश्विनी अत्री की प्रदर्शनी थर्ड आई का आप इन दिनों राजधानी दिल्ली में लुत्फ उठा सकते हैं। आइए देखिए इस पर हमारी खास रिपोर्ट। बिना कुछ कहे ये तस्वीरें कितना कुछ कह जाती हैं। आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लाती हैं या फिर सोचने पर मजबूर कर देती हैं। बस कुछ ऐसी ही कोशिश है फोटोग्राफर अश्विनी अत्री की प्रदर्शनी थर्ड आई के जरिए। प्रकृति हो या फिर कोई स्मारक या फिर कोई जीव, कॉलेज के दिनों से इन्हें फोटोग्राफी का ऐसा जुनून चढ़ा कि अब कोई भी खूबसूरत पल या वस्तु इनके कैमरे से नहीं बच पाती।
ब्लैक एंड व्हाइट के दिनों से लेकर रंगीन फोटोग्राफी तक, 35 mm के फिल्म रोल से लेकर आज के डिजिटल फोटोग्राफी के दौर के साथ ताल मिलाते हुए अश्विनी अत्री के लिए ये एक अद्भुत यात्रा रही है। This particular exhibition is a collection of photographs which I have taken on impulses. Okay, I'm going somewhere और मैं कुछ चीज़ देखता हूँ और मैं रुक जाता हूँ, and then I try to take the light and shadows effect as I see it. So basically it is capturing the mood of the creations of God or the human beings. Like you might see sometimes that there is a ugly looking building, but night they put the lights in such a fashion that it becomes mesmerizing. सही कहा गया है, उत्कृष्टता के लिए किसी बड़े प्रयास की आवश्यकता नहीं, इसे केवल एक आदत बनाना होगा। अश्विनी अत्री की इन तस्वीरों में ये साफ नजर आता है। थर्ड आई तस्वीरों की एकल प्रदर्शनी का उद्घाटन प्रख्यात शास्त्रीय कथक नृत्यांगना पद्मश्री शोभना नारायण ने किया। प्रदर्शित तस्वीरों को निकॉन DSLR-S, D70S और D90 से कैप्चर किया गया है। विभिन्न मंचों पर अश्विनी की तस्वीरें लगातार सराहना बटोर रही हैं। He has depicted the color, lights and shades with color, and there is some depth also. And also the objects have come in a very balanced kind of thing, so geometrical shapes. Like this one is my favorite photograph. Whatever I have seen this, I find very amazing most among all the photographs. So light, shade, geometrical shape, inner light, so color. So this is really very मूविंग टू मी। अत्री जी के फोटोग्राफ्स इनफैक्ट उनके व्यक्तित्व का एक प्रतिबिंब है। यहाँ फोटोग्राफ्स में लाइट और शेड्स का एक बहुत ही अच्छा समन्वय और मिश्रण है। ठीक उसी तरह उनका व्यक्तित्व भी इसी बात को दर्शाता है। 4 दिसंबर 1958 को जन्मे अश्विनी अत्री पेशे से भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा के 1981 बैच के ऑडिटर हैं, जो नई दिल्ली में भारत के कैग के कार्यालय में डिप्टी कैग के रूप में सेवानिवृत्त हुए। तीसरी आंख अक्सर आत्मज्ञान की स्थिति का प्रतीक होती है। कुछ ऐसे ही अनुभूति के लिए दर्शक 4 अगस्त तक दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में स्थित आर्ट गैलरी में थर्ड आई प्रदर्शनी का लुत्फ उठा सकते हैं। जया सिन्हा, DD न्यूज़, दिल्ली। और 500 दिनों से भी ज्यादा जारी रूस और यूक्रेन के बीच जंग फिलहाल थमती नहीं दिख रही है। हर दिन के साथ ये जंग और तेज होती जा रही है। हाल के दिनों में रूस ने मिसाइल हमले कर और भी ज्यादा आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है। यूक्रेनी शहरों पर रूस के मिसाइल हमले लगातार जारी हैं। ताज़ा हमले में ज़ापोरिजिया शहर में रूस के मिसाइल हमले में 2 लोगों की मौत हो गई। यूक्रेन के अधिकारियों ने हमले की पुष्टि की है। शहर के काउंसिल सेक्रेटरी ने बताया कि मरने वालों में एक महिला भी शामिल है। ज़ापोरिजिया क्षेत्र में बीते 17 महीनों के दौरान भयंकर युद्ध देखा गया है। ज़ापोरिजिया के ज्यादातर इलाकों पर रूसी सेना का कब्जा है। यूक्रेन की सेनाएं इन इलाकों को मुक्त कराने के लिए संघर्ष कर रही हैं। और यूक्रेन ने रूस की राजधानी मॉस्को पर ड्रोन हमला किया। ड्रोन हमलों में 2 बिल्डिंग क्षतिग्रस्त हो गई। एक साथ कई ड्रोन के हमलों से मॉस्को में हड़कंप मच गया। रूसी सेना ने जवाबी कार्रवाई करते हुए कई ड्रोन्स को मार गिराया है। ड्रोन हमले के बाद मॉस्को में एयर ट्रैफिक रोक दिया गया है। यूरोपीय संघ और फ्रांस ने नाइजर को वित्तीय सहायता बंद कर दी है और संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी ऐसा करने की धमकी दी है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि इस सप्ताह
सैन्य नेताओं ने घोषणा की थी कि उन्होंने लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित राष्ट्रपति मोहम्मद बाज़ौम को उखाड़ फेंका है। नाइजर दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक है, जिसे प्रतिवर्ष आधिकारिक विकास सहायता के रूप में करीब $2 अरब मिलते हैं। ये पूर्व औपनिवेशिक शक्ति फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका का एक सुरक्षा भागीदार भी है, जो दोनों इसे पश्चिम और मध्य अफ्रीका के व्यापक साहेल क्षेत्र में इस्लामी विद्रोह से लड़ने के लिए आधार के रूप में उपयोग करते हैं। कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो के बेटे निकोलस को मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध संवर्धन के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने शनिवार को कहा कि उनके बेटे निकोलस को पेट्रो के चुनाव अभियान से जुड़े एक घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध संवर्धन के आरोप में गिरफ्तार किया गया। कोलंबिया के राष्ट्रपति ने ट्विटर पर लिखा कि पुलिस ने उनके बेटे और बेटे की पूर्व पत्नी जेसुरिस वास्केज को गिरफ्तार कर लिया है। मार्च में वास्केज ने आरोप लगाया कि निकोलस पेट्रो को अपने पिता के राष्ट्रपति अभियान के लिए 2022 में नशीली दवाओं के तस्करों और तस्करों से बड़ी मात्रा में धन प्राप्त हुआ था। घोटाला उजागर होने के बाद से राष्ट्रपति पेट्रो ने देश के शक्तिशाली कोकीन लॉर्ड्स से धन प्राप्त करने से इनकार किया। उन्होंने खुद कहा कि उनके बेटे की जांच कराई जाए। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। होंगे बच्चे स्वस्थ भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। अमेरिका के लोग भीषण गर्मी का प्रकोप झेल रहे हैं। अमेरिका में चरम मौसम की चपेट में आने से न्यूयॉर्क वासियों को रिकॉर्ड गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। अधिकारी लोगों से गर्मी से संबंधित बीमारियों के खतरे से बचने के लिए यदि संभव हो तो खासकर 65 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोग, बच्चे और पुरानी बीमारियों वाले लोगों से घर के अंदर रहने के लिए आग्रह कर रहे हैं। भारत और वेस्टइंडीज के बीच वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला कैरिबियाई टीम ने 6 विकेट से जीत लिया है। इस जीत के साथ ही वेस्टइंडीज ने 3 मैच की सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सभी 10 विकेट खोकर 181 रन बनाए थे। इसके जवाब में वेस्टइंडीज ने 4 विकेट खोकर 182 रन बना लिए और 6 विकेट से मैच अपने नाम किया। गौरतलब है कि इस मैच में भारतीय टीम में रोहित शर्मा और विराट कोहली नहीं थे। दोनों दिग्गजों को आराम दिया गया था और इन दोनों की गैर मौजूदगी में टीम इंडिया पूरे 50 ओवर भी नहीं खेल पाई। चीन के चेंगडू में आयोजित की जा रही समर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भारत का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। शनिवार को प्रतियोगिता में भारत ने बात करें तो भारत ने 3 स्वर्ण व 1 रजत समेत कुल 4 पदक अपने नाम किए और पदक तालिका में 4था स्थान हासिल कर लिया। भारत की टॉप एथलीट एल्विनिल वालवीरन ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। एल्विनिल ने 151.5 अंक अर्जित कर पहला स्थान हासिल किया। वहीं 10 मीटर एयर पिस्टल स्पीड टीम स्पर्धा में भारत की निशानेबाज मनु भाकर, अभिदन्या पाटिल और यशस्वी देसवाल ने स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया। भारत के लिए विश्वविद्यालय खेलों में 3वां स्वर्ण पदक मनु भाकर ने जीता। 10 मीटर एयर पिस्टल व्यक्तिगत स्पर्धा में मनु भाकर ने फाइनल में 239.7 अंकों के स्कोर के साथ अपना दूसरा जबकि भारत के लिए तीसरा पदक जीता। भारतीय जूडो खिलाड़ी यामिनी मौर्य ने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भारत को चौथा पदक दिलाया। यामिनी ने जूडो में मंगोलिया की खिलाड़ी को 11-0 से हराकर कांस्य पदक पर कब्जा जमाया। यहां वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। होंगे बच्चे स्वस्थ भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। बेमौसम बारिश, आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया। उसके दायरे में
ज्यादा किसानों को लाए। खरीफ फसल के लिए बीमा पंजीकरण शुरू हो चुका है, शीघ्र पंजीकरण कराएं। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। और इंग्लैंड ने एशेज सीरीज के 5वें टेस्ट की दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया पर 377 रनों की बड़ी बढ़त बना ली है। मेजबान टीम को सीरीज में बराबरी के लिए इस मैच में जीतना जरूरी है। 3 दिन का खेल खत्म होने के समय टीम ने 9 विकेट पर 379 रन बना लिए थे। क्रीज पर जेम्स एंडरसन के साथ स्टुअर्ट ब्रॉड भी थे। इंग्लैंड ने दूसरी पारी में करीब 5 की रन रेट से बल्लेबाजी की है। इंग्लैंड ने अपनी पहली पारी में 283 जबकि ऑस्ट्रेलिया ने 295 रन बनाए थे। और आइए अब आगे आप देख लीजिए मौसम का हाल, विभिन्न शहरों का तापमान, और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।